बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला जो सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है वो है प्लास्टिड्स। अच्छा, प्लास्टिड्स बेसिकली प्लांट और एल्गी में पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स हैं क्या? ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स। अब पिगमेंट होता क्या है? कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करे और फिर एक कलर जनरेट करे, कलरफुल सब्सटेंस को पिगमेंट कहा जाता है। यानी अगर आपको किसी चीज़ में कलर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है उस चीज़ के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है और फिर लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कलर जनरेट कर रही है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक पिगमेंट है ए, जो वाइट लाइट है ना, ये 7 लाइट का मजमूआ है, विब, जी और। जब ये वाइट लाइट इस पिगमेंट पर पड़ती है तो इसका मतलब है ये 7 लाइट उस पिगमेंट पर पड़ रही हैं। तो इनमें से कुछ लाइट्स एब्जॉर्ब होंगी, कुछ नहीं होंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पिगमेंट है और इसने 6 लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। लेकिन जो ब्लू लाइट है वो इससे एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो ट्रांसमिट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों पॉसिबिलिटी। अब ये जो पिगमेंट है इसने क्या किया? कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, कुछ को नहीं किया। तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो तो गायब हो जाती है, लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो कलर की शक्ल में हमें नजर आती है। यानी इस पिगमेंट का जो हमें कलर नजर आएगा वो ब्लू कलर नजर आएगा, क्योंकि ब्लू कलर को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जब भी हम पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट एक ऐसी चीज को कहा जाता है विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टन वेवलेंथ ऑफ सर्टन टाइप, कि कुछ वेवलेंथ या कुछ लाइट की अकसाम को ये जज़ब कर लेती है एंड ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट द अदर्स, और कुछ को ये ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कलरफुल सब्सटेंस को कहा जाता है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट, ऐसे प्लास्टिड क्रोमो जो प्लांट को कलर देंगे, ऐसे प्लास्टिड जो प्लांट को कलर देंगे। आमतौर पे जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं इनकी 3 टाइप हैं। ये वाले प्लास्टिड प्लांट को कलर देते हैं लेकिन अदर देन ग्रीन। ग्रीन कलर अगर हमें नजर आ रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन अगर किसी जैसे फ्लावर के अंदर हमें कोई कलर येलो नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है, या मैंगो का जो कलर येलो होता है, या आप कह सकते हो बहुत सारे फ्रूट हैं जो डिफरेंट कलर के होते हैं, तो ये जो डिफरेंट कलर है ग्रीन के अलावा, तो वो ज्यादातर केस में ये क्रोमोप्लास्ट ही प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि प्लांट खूबसूरत हो जाएगा, और जब प्लांट खूबसूरत होगा उसकी तरफ इंसेक्ट आएंगे, उसकी तरफ एनिमल्स आएंगे, और उसकी प्लांट को फ़ायदा क्या है? प्लांट की पोलिनेशन में हेल्प हो जाती है। पोलिनेशन का मतलब कि पोलन ग्रेन का एक प्लांट से दूसरी प्लांट तक लेकर जाना, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, लिकोप्लास्ट, ये जो वर्ड है ना लिको, आमतौर पर लिको का लफ्ज़ मतलब होता है वाइट। जब बायोलॉजी में लिको का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मतलब है वाइट, लेकिन जो वाइट होता है वो कलरलेस मुराद हो रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कलरलेस। जैसे लिकोसाइट होते हैं, वाइट ब्लड सेल उनको कहा जाता है, तो वो कलरलेस सेल्स हैं। तो इसी तरह ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस हों। अच्छा, ये कलरलेस आमतौर पे क्यों होते हैं? क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट्स में जो ज़्यादातर पिगमेंट हैं वो कलर होते हैं, लेकिन ये चूंकि अंडरग्राउंड पार्ट में पाए जाते हैं, लाइट पहुंचती नहीं है, तो इनका प्रॉपर कलर डेवलप ही नहीं होता, और इनका काम ज़्यादातर स्टोरेज ऑफ फूड से रिलेटेड है। अच्छा, ये बुक में इन 2 प्लास्टिक को बड़ी ब्रीफली डिस्कस किया गया। जो डिटेल है वो क्लोरोप्लास्ट की है। अच्छा, इसका नाम जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब कलर्स, लिको का मतलब वाइट कलरलेस, क्लोरोप्लास्ट का मतलब है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये है ऐसा प्लास्टिड जिसके पास क्लोरोफिल हो वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ऐसा प्लास्टिड जिसके पास क्लोरोफिल हो वो क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। अच्छा, आमतौर पे जो वर्ड है ना क्लोरोफिल, ये क्लोरो वर्ड ग्रीन, इसका मतलब होता है ग्रीन। तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या हो गया? ऐसा प्लास्टिड जो प्लांट के स्ट्रक्चर को ग्रीन कलर दे। ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है जिसकी ज्यादा अमाउंट होती है वो क्लोरोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल कहलाते हैं। बहरहाल
जब हम क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, दुनिया के सारे प्लांट की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है, एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब क्या? टू मेक फूड, कि उन्होंने खुराक बनानी, कैसे बनानी है? बाई कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी से मुराद कि वो फूड के अंदर उस लाइट एनर्जी को स्टोर करेंगे, फिर बाद में जब हम वो खाना खाएंगे वो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बहरहाल दुनिया के सारे प्लांट की तकरीबन ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? खुराक बनाना सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। अच्छा, ये काम तकरीबन सारे प्लांट में हो रहा होता है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, क्योंकि कुछ प्लांट पैरासाइटिकली भी रह रहे होते हैं। वो प्लांट ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी आमतौर पे नहीं होती। कुछ प्लांट हैं जो पैरासाइटिकली दूसरे प्लांट पर रहते हैं और बजाते खुद उनके अंदर फोटोसिंथेसिस, तो इस वजह से यहाँ ऑलमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। और प्लांट के अंदर ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है इज कैरीड आउट, इसको मुकम्मल किया जाता है बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली। कुछ ऑर्गेनेली के जरिए से इन ऑर्गेनेली को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये तकरीबन प्लांट के हर उस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो ग्रीन कलर का हो, जैसे स्टेम ग्रीन होता है। इसी तरह ऐसे फ्रूट जो अनराइपेंड, वो जो पके हुए ना हो, राइपनिंग कहते हैं किसी फ्रूट का पकना, तो अनराइपेंड कच्चे फ्रूट को कहा जाता है। जैसे आम जब कच्चा हो तो सब्ज होता है, पक्का हो तो येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्रोमोप्लास्ट आमतौर पर राइपेंड फ्रूट के अंदर होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट आमतौर पे राइपेंड फ्रूट में होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो अनराइपेंड फ्रूट में होते हैं। इसी तरह लीव्स, ये सारे वो स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर इन लीव्स, चूँकि हमारे पास ज़्यादातर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं, इन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस वो पत्तों में हो रहा होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा अमाउंट जो क्लोरोप्लास्ट की होती है वो लीव्स के अंदर होती है। यानी ऑन एवरेज जो क्लोरोप्लास्ट की जो डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द सरफेस ऑफ लीव 1/2 मिलियन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर में तकरीबन 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये अगेन वैल्यू याद रखेंगे एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, और जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से क्या मुराद है? पिगमेंट को तो मैंने बता दिया कि ऐसे पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ को ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर? ऐसे पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करें वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। जैसे हमारी स्किन एंड इसमें भी पिगमेंट है जिसको मेलानिन पिगमेंट कहा जाता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर क्या होता है? डार्क होता है। वो लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन उससे फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते। तो जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सी भी होता है, डी भी होता है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया की क्लोरोफिल है, उनमें स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन होता है। अब आपने सोच के बताना है कि जब मैंने कहा कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है तो क्या ग्रीन कलर क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया है या ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट किया है? यानी एब्जॉर्ब किया है या एब्जॉर्ब नहीं किया? या आपने सोच के कमेंट में अगर आंसर दे दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। विच आर एबल टू एब्जॉर्ब लाइट, तो क्लोरोफिल ए बी ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो लाइट इस्तेमाल होगी फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, हमारे पास इसका जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक तो ये एलिप्सॉइडल शेप है, ये अंडे की तरह की शेप है। यहाँ हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले ये अंडे की शेप का है, ये अंडे की शेप का है, ठीक है। और इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये। अच्छा, बाहर वाली मेम्ब्रेन आमतौर पे ज़्यादा परमिएबल होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन इज़ मच मोर परमिएबल। और इन दोनों के दरमियान जो जगह होती है ये इंटर मेम्ब्रेनो स्पेस कहलाती है। अच्छा, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा होता है, तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कंटेन डिजॉल्व एंजाइम। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादातर हिस्सा स्ट्रोमा रखता है। यहाँ एक और वर्ड है जो स्ट्रोमा से मिलता जुलता है, स्टूडेंट उस वर्ड को इसके लिहाज से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। उस वर्ड का नाम है स्टोमा।
स्टोमा सिंगल है और इसकी जमा है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा या स्टोमा पोर एक सुराख को कहा जाता है जो आमतौर पे प्लांट के सरफेस पे होते हैं, जिससे प्लांट गैसियस एक्सचेंज वगैरह या ट्रांसपेरेशन वगैरह कर रहा होता है। तो स्टोमा एक डिफरेंट चीज है, स्टोमेटा उसकी जमा है, तो ये डिफरेंट चीज है। हमने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया स्ट्रोमा। ये फ्लूइड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का ज्यादातर हिस्सा कंप्राइज मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ये स्टोमा ने ऑक्युपाई कर रखा होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाक्वाइड्स मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे पहले जब क्लोरोप्लास्ट शुरू में प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बन रहा होता है, तो उनके अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये मेम्ब्रेन कैसे डिवेल्प होती है, जैसे मैं कहता हूँ ये इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, बाहर वाली रानी की इनर मेम्ब्रेन। तो जब थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन को प्लांट के क्लोरोप्लास्ट ने बनाना होता है, ये क्या करता है, अपने इनर मेम्ब्रेन से कुछ बड़ अंदर की तरफ बनते हैं और कुछ देर बाद ये बड़ अंदर की मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाते हैं और छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स की शक्ल में ये बर्ड्स अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? यानी ये जो छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स हैं ये इनर मेम्ब्रेन से बर्ड की शक्ल में निकल के, अच्छा अब क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़ी हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के करीब पड़ी हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब आएंगी और इनके किनारे आपस में फ्यूज कर जाएंगे। किनारे क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे और यहाँ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस एक स्ट्रक्चर को थैलाक्वाइड कहा जाता है। इसी तरह हो सकता है यहाँ फ्यूजन हो जाए, इसी तरह हो सकता है यहाँ करके फ्यूजन हो जाए, इसी तरह हो सकता है यहाँ फ्यूजन हो जाए, इसी तरह हो सकता है यहाँ करके फ्यूजन हो जाए, ऐसे। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले काफ़ी सारी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जमा हुई, इनर मेम्ब्रेन जिनको कहा जाता है, लाइज क्लोज एसोसिएशन विद वन अदर। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़ी होती हैं, लाई क्लोज एसोसिएशन के, बहुत ही एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं, करीब पड़ी होती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है फ्यूज अलोंग देयर पेरिफेरी, और किनारों से ये मिलना शुरू कर देती है। अच्छा, किनारों से मिलने का फ़ायदा ये होता है सारी नहीं मिलती के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट हो जाती। जब हम फोटोसिंथेसिस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, तो ये स्पेस बड़ी काम की है, इससे बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करवाता है क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से स्पेस का होना ज़रूरी है। तो बहरहाल हुआ क्या, पहले इनर मेम्ब्रेन बनी, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आई, बाद में वो इनर मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के करीब थी तो वो फ्यूज होना शुरू, लेकिन वो फ्यूजन सिर्फ वो जो मिलना है वो पेरिफेरी सिर्फ किनारों से होता है, दरमियान से नहीं होता। इन दिस वे अब क्या हुआ कि टू एडजेसेंट मेम्ब्रेन, एडजेसेंट का मतलब है वो मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के करीब पड़ी है, कि दो मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के करीब पड़ी थी फॉर्म अ डिस्क शेप कंपार्टमेंट, तो उसने एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना दिया। क्लियर? तो इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को थैलाक्वाइड कहा जाता है। बाद में फिर क्या होता है कि इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन हो जाता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लगा। और थैलाक्वाइड के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग-अलग नहीं पाए जाते, बल्कि ये मिलके ग्रुप बना रहे होते हैं। ये मिलके क्या बना रहे होते हैं? ग्रुप बना रहे होते हैं, ऐसे ये ग्रुप बना रहे होते हैं। तो ये जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन की जो पाइल है, हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बाद दफ़ा पाइल या बाद दफ़ा स्टैक। तो स्टैक या पाइल एक ग्रुप को या एक गुच्छे को कहा जाता है। तो ये जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन की स्टैक है या पाइल है, इसको ग्रैनम कहा जाता है। अगर एक हो, अगर काफ़ी सारे हों तो ग्रैना कहा जाता है। अब एक ग्रैनम के अंदर इसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 50 से ज़्यादा भी, इवन हज़ारों में भी हो सकती है। ठीक है? इसी तरह एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रैना होंगे इसकी तादाद भी डिफरेंट करती है। ये डिपेंड करता है कि प्लांट का वो सेल कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? अच्छा, ये जो हमारे पास ग्रैना होते हैं ये ग्रीन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लग जाते हैं, लेकिन इन ग्रैनम को आपस में जोड़ के रखा जाता है, ऐसे इन ग्रैनम को आपस में ऐसे जोड़ के रखा जाता है। और वो मेम्ब्रेन, बाद दफ़ा मेम्ब्रेन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेमिला, तो वो मेम्ब्रेन जो इनको जोड़ के रखते हैं वो नॉन ग्रीन होती है।
और इसको इंटरग्रेना कहा जाता है। तो नॉन ग्रीन कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट से मुराद यहाँ एक स्ट्रक्चर ले लें दैट कनेक्ट ग्रेना, जो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है, और ये ग्रीन होता है और ये मेम्ब्रेन से, ये भी मेम्ब्रेन से ही बना होता है। आगे हमारे पास फंक्शन है। आप लोगों ने मैट्रिक में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा और ये भी पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दो बड़े स्टेप में होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट। यहाँ थोड़ा सा हम इसको, अब ये क्लियर हो गया होगा तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट नाम से जाहिर है, लाइट डिपेंडेंट कि ये लाइट पे डिपेंड करेगा। तो ये कब शुरू होगा? जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी, और ये लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेंगे? क्लोरोफिल्स। और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइट डिपेंडेंट के लिए लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये थैलाकॉइड या ग्रेनम परफॉर्म करता है। अच्छा, जब क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं वो लाइट को जज़ब करते हैं, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब सपोज कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, इससे इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर हवाले किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आप समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी है, क्योंकि इसको एनर्जी मिली तब ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके मुख्तलिफ कैरियर है, अभी हम फर्जी नाम रख देते हैं, अगले चैप्टरों में इनके प्रॉपर नाम भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस चेन से गुजर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस चेन से गुजरेगा तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। ये एनर्जी फिर ग्रेनम इस्तेमाल करती है एडीपी प्लस फास्फेट को एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी है उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। क्लियर? अब फिर क्या होता है कि ये जो एटीपी होती है, वैसे हम बहुत ब्रीफली ये प्रोसेस डिस्कस किया गया, अगले चैप्टर में तो आधा चैप्टर सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे लिखा हुआ है। अब एटीपी चली जाएगी डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन। अच्छा, अब डार्क रिएक्शन में होगा क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होते हैं। किस में होते हैं? स्ट्रोमा में। यानी एटीपी ग्रेनम या थैलाकॉइड में बनी तो वो स्ट्रोमा के अंदर आ जाए। एटमॉस्फेयर से ऑलरेडी जब ये काम हो रहा होता है तो एटमॉस्फेयर से CO2 ये ऑलरेडी यहाँ पहुंची होती है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं CO2 प्लस H2O, इससे ग्लूकोज का बनना, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? इस्तेमाल होती है। अब ये तो बात हमने डिस्कस कर ली, सनलाइट को एटीपी में किस तरह कन्वर्ट किया जा रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एटीपी बनाई जाती है। अच्छा, CO2 के बारे में कहा जाता है ये लो एनर्जी कंपाउंड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जब बात करते हैं ना कि बॉडी किस कंपाउंड से एनर्जी लेगी, तो बॉडी CH वाले कंपाउंड से एनर्जी लेती है। तो चूंकि CO2 में CH बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से इसके बारे में हम कहा जाता है कि इसके पास बॉडी को, सेल को प्रोवाइड करने के लिए कोई एनर्जी मौजूद नहीं है। अब CO2 ऑलरेडी स्ट्रोमा में पहुंच चुका है, एटीपी एनर्जी लेके यहां आ चुकी है, ठीक है। हम जब इक्वेशन लिखते हैं ना H2O कहाँ इस्तेमाल होता है? ये जो ग्रेना है ना, ये जो ग्रेना है, थैलाकॉइड है, इसके अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो इस H2O को तोड़ के H आयन और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन तो चली जाती है एटमॉस्फेयर में, जो H आयन है उसको एक कंपाउंड है जिसका नाम है NADP। ये H आयन को लेके ये भी यहां पहुंच जाता है, NADPH की शक्ल में ये यहां पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये एनर्जी भी आ चुकी है और हाइड्रोजन आयन भी आ चुके होते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन और ये एनर्जी, ये CO2 को देगा एनर्जी प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ग्लूकोज में चूंकि CH बॉन्ड होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये हाई एनर्जी कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यही बात लिखी गई है कि क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, एटीपी बनाते हैं। ये एटीपी स्ट्रोमा में आ जाती है, वहाँ लो एनर्जी जो CO2 है उसको फिर हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है इसका दूसरा नाम केल्विन साइकिल भी है। तो बहरहाल ये ब्रीफ सी फोटोसिंथेसिस कैसे होती है उसको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के लिहाज से डिस्कस किया, लेकिन इसकी डिटेल आगे अब, यानी आप ये समझें एक चैप्टर हमारा ऐसा भी है जो आधा चैप्टर सिर्फ फोटोसिंथेसिस
डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों कहा गया है, ये जो पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही था, आपने वहीं इसको समझना है। दूसरी बात, इसका भी ओरिजिन उसी तरह है जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया। फ़र्क ये था कि ओरिजिन के वक्त हमने एक बात की थी कि एक बड़ा बैक्टीरिया छोटे बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेता है, बाद में छोटा बैक्टीरिया बड़े बैक्टीरिया के अंदर रहना शुरू कर देता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी, इनके बारे में भी ख्याल किया जाता है कि ये बैक्टीरिया छोटे बैक्टीरिया से बने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी ख्याल किया जाता है छोटे फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बैक्टीरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया को बना रहा था एवोल्यूशन के वक्त, उसका नाम था एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ जो बैक्टीरिया बना रहा है क्लोरोप्लास्ट, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। प्रोसीजर वही है, थ्योरी वही है, हाइपोथेसिस वही है। तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया वाला जब टॉपिक सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली इस बात की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर अगला काम क्या करना है। अब चूंकि ये दोनों ऑर्गेनेली बहुत हद तक मिलते जुलते भी हैं, तो बाद दफ़ा क्वेश्चन आ जाते कंपेयर द माइटोकॉन्ड्रिया विद क्लोरोप्लास्ट। जब भी वर्ड आए ना कंपैरिजन का, जब भी वर्ड आए कंपैरिजन का, तो कंपैरिजन में दोनों बातें लिखनी होती हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो बहरहाल जब दोनों ऑर्गेनेली को आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आ जाएंगी और डिफरेंसेस भी नज़र आ जाएंगे। अगर बहुत ही तेज़ी से मैं इसको ओवरव्यू करूं, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन रखते हैं, दोनों ही सिम्बियोसिस रिलेशनशिप की वजह से इवॉल्व हुए, दोनों में डीएनए है, दोनों में आरएनए है, दोनों में राइबोसोम है, दोनों के पास प्रोटीन बनाने की सलाहियत है, और दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहलाते हैं। ये तो फ़ायदा यानी सिमिलैरिटीज। डिफरेंसेस, अब जब ओवरऑल फंक्शन की बात करें, वो खुराक तोड़ता है, ये खुराक बनाता है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट केमिकल एनर्जी को रिलीज़ करता है, यानी ये एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनेली है, वो एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनेली है। यहाँ CO2 और H2O एज ए रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, वहाँ CO2 H2 एज ए प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। यहाँ ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट बनता है, वहाँ ग्लूकोज एज ए रिएक्टेंट के तौर पे टूटता है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट और एल्गी वगैरह में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल्स में, आगे प्रोटोजोन में, ये सारे यूकैरियोटिक सेल जो भी हैं, चाहे फंजाई है, उसमें पाया जाता है। तो इस तरह के 8-9 डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं, 7-8 सिमिलैरिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह फिर अगले आर्टिकल का होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।